अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहेंगे आप सब लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जुमे का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब सोच रहे होंगे कि जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद होती है वो कहाँ गई है, कहीं नहीं गई, उनका माइक सेट हो रहा है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और अभी थोड़ी देर में हुमायूं ज़ेब अब्बासी जो है वो हमें ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। जुमे के दिन की मुनासबत से हम लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि किसी भी अच्छी चीज़ से, किसी भी अच्छी बात से, किसी भी अच्छे काम से अपने दिन की शुरुआत करें तो सबसे पहले सदक़े से जो है कोशिश किया करें, अपने दिन की शुरुआत किया करें। वैसे तो ये हर दिन के लिए होता है कि आप अगर सदक़े से अपने दिन की शुरुआत करें तो आपका दिन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गुजरता है, लेकिन ख़ास तौर पे जुमे के दिन की को हम ज़्यादा सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए जो है इस दिन की शुरुआत ज़ाहिर है हम सबको जो है वो सदक़े से करनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला आने वाले पूरे हफ्ते में जितनी भी हमारे ऊपर बलाएँ आनी हैं उनको टाल दे, इंक्लूडिंग दिस बला जो मुझे बात नहीं करने दे रहा मुस्तकिल, और सामने जो है मेरे एक रक्स पेश कर रहा है। आप जुमे के दिन के थोड़ा सा ख्याल करें, इस तरह की हरकतें मत करें। अच्छा जी जी, आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बहुत खूबसूरत जोड़ा है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा जोड़ा, बहुत शुक्रिया। अपना है? जी मैंने अपने चलो कुछ तो खरीदा तो अपने जिंदगी बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, अब सीजन चेंज हो रहा है ना, तो अब तो कपड़े खरीदने ज़ाहिर है तमाम तरह है ना दस दिया, मैं दस चुकी हूँ आपका नाम। हाँ जी, ये क्या बात हुई तो है? अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक आप सबको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हुए ये प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद मुबारक वसल्लम। आप जो कोई भी है, जहाँ कहीं भी है, अल्लाह ताला आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। और उससे पहले कि हम शो को कहते हैं इट्स मस्ट गो ऑन, कल एक बहुत प्यारा व्यू हमने देखा जब प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम का जब वो इवेंट हो रहा था, तो बलूचिस्तान की एक लड़की ने आके अपनी स्पीच दी, बड़ी इमोशनल हुई, एंड देन शी केम डाउन स्टेयर्स। तो उसके बाद पीएम शहबाज शरीफ ने उनको अपनी सीट जो है वो दे दी, वो उससे बड़ी ओवरवेल्म्ड हो गई। इट वाज अ ब्यूटीफुल व्यू टू वॉच यस्टरडे, एंड कुडोज टू हिम दैट तकरीबन मेरे ख्याल में 6.3 बिलियन जो है वो यूथ के लिए जो है मुख्तस कर दिए गए हैं। लेकिन दुआ यही है कि हमेशा ऐसे बजट रखे जाते हैं लेकिन एंड यूज़र तक वो तकरीबन पहुंच जाए, ये हमारी दुआ है। हलीमा, आज का टॉपिक ये है कि कैसे सास एक माँ ही सास भी बन जाती है, लेकिन जब वो माँ होती है तो उसका किरदार कुछ और होता है, और जब वो सास होती है तो उसकी शख्सियत कुछ और जाती है। एक ही इंसान और दो मुख्तलिफ शख्सियत, ये दो राहें क्यों होती हैं? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों होता है? जब बात आती है बेटी की तो आप अक्सर देखते हैं कि बेटी के लिए बहुत सारे वक्रे रूल होते हैं और सास बहू के लिए बहुत वक्रे रूल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? हलीमा, व्हाट डू यू थिंक? मैं तो ब्रेक के आके बात बताऊँगा। अच्छा, मुझे लगता है कि ये एक इंसानी फितरत है। इंसान हर रिश्ते में जो है वो अलग अलग तरह से बिहेव करता है। किसी भी रिश्ते में आप सेम तरह बिहेव नहीं कर सकते, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल गलत नहीं समझती कि सास जो है वो जब सास बन जाती है तो वो अलग होती है और जब वो माँ होती है तो वो अलग होती है। इस चीज़ को मैं गलत नहीं समझती, क्योंकि उसका दोनों से रिश्ता अलग है। एक उसकी बेटी है जिसको उसने पैदा किया है, उसने पाल पोस के बड़ा किया, उनके आपस में केमिस्ट्री सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। और एक उसकी बहू है जिसके साथ जो किसी और घर से आई है, कुछ और नॉर्म्स वैल्यूज़ और वो सारी चीज़ें सीख के आई है। बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। अगर आप इस रिश्ते को, बहुत सारे लोग कहते हैं जी सास माँ बन जाए और बहू बेटी बन जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। सास सास ही रहेगी और बहू बहू ही रहेगी। लेकिन आप इंसानियत के तहत जो भी गाइडलाइंस हमारे मज़हब ने आपको दी हैं, किसी इंसान के साथ किस तरह से बिहेव करना है, अगर आप उसी तरह से दोनों एक दूसरे के साथ करने लग जाए, बड़ों की किस तरह से इज्जत करनी है, उनका कैसे ख्याल रखना है, उनकी बात को कभी कभी नज़रअंदाज कर देना है, कभी उनको समझाने की कोशिश करनी है, और उसी तरह से अगर बहू करे तो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं में जाएगा एक और समय हमारे। आपका दिन अच्छा गुजरा।
वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं सास और माँ के हवाले से। मेरा इसमें स्टांस ये है कि दोनों रिश्ते ही बहुत फ़र्क है। जिस तरह मैं खदीजा के साथ हूँ, मैं कभी किसी के साथ नहीं हो सकती। वो भी वो बंदा जो किसी और का बच्चा हो, तो बिल्कुल आप उसके साथ वैसा नहीं हो सकते। लेकिन आपको उसके साथ बहुत अच्छे टर्म्स पे रहना चाहिए। किसी की माँ बनने की ज़रूरत नहीं, आप किसी की माँ बन ही नहीं सकते हो अपने बच्चे के अलावा। आपको उसके साथ बहुत अच्छे टर्म्स में रहना चाहिए, बहुत उसका ख्याल करना चाहिए, उसको भी रेप्लिकेट करना चाहिए, आपका ख्याल करना चाहिए। और बस ये रिश्ता इसी तरह से खुश उसलूबी से चलता रहे, यही काफ़ी है। जी हुमायूं, आप क्या सोचते हैं सवाल? आप सवाल तो करें मुझसे। मैं पूछ रही हूँ सास और माँ के हवाले से। एक ही इंसान दो डिफरेंट शख्सियत। अच्छा अलीमा, दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। मुझे इसके बारे में मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है। मुझे लगता है कि ये डबल स्टैंडर्ड है। अगर आप अपनी बेटी को, और ये पर्दे की बात अक्सर आती है, मैं सॉरी बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है, कि अगर आपकी बेटी मॉडर्नाइज्ड है और आपने सारी ज़िंदगी दूसरे लोगों का कि यार ये नहीं करती, और जब आपकी बेटी बड़ी होती है एंड शी डज एवरीथिंग, जो आपने दूसरों पे तोहमतें लगाई और आपने दूसरों को मना किया, आपकी अपनी बेटी वो करती है, तब आपके लिए सारे रूल वक्रे हो जाते हैं। आपकी बेटी अपने ससुराल में कुछ और करती है, ठीक है, और जब अपने ससुराल जाते, पहले अपने बहू के साथ आपने सब कुछ किया हुआ होता है, ठीक है, आपने हर चीज़ से मना किया होता है, आपने तंग किया हुआ होता है। जैसे ही वो अपने ससुराल में जाती है ना, आपके स्टैंडर्ड्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ तो वो ये करता है, और फिर आपकी बहू देखती है और कहती है कि यही चीज़ जब मैं कर रही थी तब इनको ये ठीक लग रही, गलत लग रही थी, आज इनको बेटी कर रही है तो ठीक लग रही है। ये डबल स्टैंडर्ड खत्म होने चाहिए। मैं मैं हलीमा की बात को टोटली इंडोर्स करता हूँ। सास कभी भी आपकी माँ नहीं बन सकती। मेरी बात को ही इंडोर्स करें कि आप उसके साथ इंसानियत के लिहाज से रिलीजियसली जो आपको बताया गया इंसान, लेकिन हैविंग सेड दैट, आप ये जो डबल स्टैंडर्ड होता है आपकी बेटी के लिए, आप चाहते हो उसका शौहर उसकी मदद भी करे किचन में, लेकिन आपका बेटा जब किचन में चला जाए तो आपको होता है कि मसला आग लग जाती है कि ये देखा वो अब किचन में है, ढूंढ ले। आप कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन आप ऐसा जुमला बोल देंगे किसी के दिल के आर पार हो जाएगा। आर पार की बात आई तो जैनब की बात आई। जैनब, आर पार आप हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक आप दोनों को। जुमा मुबारक आपको भी बहुत हो। आप पे काला लिबास मुझसे ज्यादा नहीं अच्छा लगता। हाँ, इसलिए आपने पहना नहीं है। अच्छी लग रही है, ताकि ज़ैनब जो सबसे ज्यादा अच्छी लगे। अच्छा लग रहा है। लेकिन ज़ैनब, वाकई हुमायूं ने बात सही कही है। आपने एक दफा, मुझे याद है, बिल्कुल एक ब्लैक कलर की शर्ट है, कुछ भी नहीं है, प्लेन बिल्कुल शर्ट है, वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। ये भी बहुत, आपका रंग मेरी तरह गोरा है तो वो इसलिए शायद। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ज़ैनब क्या बना रही है, पहले ये बता दो। खामोशी होनी चाहिए इस बात। मैं आज केक बना रही हूँ और केक का नाम है बसबुसा केक। क्या? बसबुसा केक, ये अरेबिक केक है। हाँ, टर्किश अरेबिक केक आता है बसबुसा। बासा तो नहीं है ना? सूजी भी जाती है, बादाम भी जाता है, बादाम का पाउडर जाता है इसके अंदर, और इसके अंदर कोकोनट पाउडर भी जाता है। और ये जो है बड़े मज़े का बनता है, और ज़्यादातर इसमें जो टेस्ट है वो कोकोनट और बादाम का आता है। बासा केक तो नहीं? बासा नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है, अभी ओवन ऑन कर दिया है मैंने कहा। बासा वैसे कोई लफ्ज वर्ड नहीं है, बासी होता है। बासा नहीं होता, नहीं, बासी लफ्ज होता है। आप उसको एक उसकी टांग मड़ोड़ के और ज्यादा उसको वो करने के लिए ना, कि और ज्यादा बुरा। बताएं, ये जरूरी था क्या यहाँ पे ऐसे बात करने का? जी, जरूरी था क्या यहाँ पे सवाल पूछने का? जरूरी था। अच्छा ज़ैनब, तुम्हारा क्या ख्याल है? हमारे यहाँ तो इस तरह के लफ्ज जो है वो बासी या भुसी हुई चीजों को कहते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब बने कि ज़ैनब क्या बोल रही है। लेकिन अब आपने उसकी, बस ज़ैनब, व्हाट डू यू थिंक? ये जो मैंने बात की है कि अपनी बेटी के लिए, तब जब आपकी बेटी बहू नहीं होती, आपने बहू पे सब चीजें वो की हुई होती है गलत, ये करके, जैसे आपकी बेटी की शादी होती है आप कहते हैं देखा उसके साथ ये हो रहा है, और फिर एज अ बहू आप कहते हैं This is what you did to me, right? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा स्टांस इसमें ये है कि मैं जितना प्यार अपनी बेटी को कर सकती हूँ, मैं किसी और की बेटी को उतना प्यार नहीं दे सकती। हाँ, लेकिन अगर मैं अपनी बेटी से नफरत नहीं करती तो मैं किसी और की बेटी से नफरत भी नहीं करूँगी। मैं अगर अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकती तो मैं किसी और की भी बेटी को भी तकलीफ में नहीं देख सकती। तो ये दोनों तरफ से चीज़ें हैं, लेकिन वो बेटी का रुतबा बहू को देना ये नहीं हो सकता। एंड सॉरी ज़ैनब, आई वांट टू ऐड दिस, जो मकाफाते अमल की हमने बात की थी, मैंने हर घर में देखा है जिन्होंने अपने बहुओं के साथ किया, जब उनकी बेटियों की शादी हुई है ना, एग्जैक्टली रेप्लिकेट हुआ है या मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ। मैंने हमेशा देखा है। और फिर उनके डबल स्टैंडर्ड चेंज, उन्होंने कहा देखा अब हम तो ये करते थे, और फिर आप एज अ बहू देखते और कहते आपने ये चीज मुझे नहीं कभी कर दी। इसमें जो है ना, मेरी जो सास है वो हमेशा एक बात कहती है, उनसे कुछ जुमले जो हैं वो मैंने चुराए, उनमें से एक जुमला ये भी है कि जब
किसी बहू को आप देखें ना कि वो अपने ससुराल वालों के साथ कुछ कर रही है, इसका मतलब है कि उसके ससुराल वालों ने उसे इस नहज पे पहुंचाया है कि वो उनके साथ कुछ कर रही है। बहुएं कभी मतलब अनटिल अनलेस कोई बहुत ही ज्यादा अजीब सिनेरियो ना हो, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे, एक्सेप्शन की बात है, हम जेनेरिक बात कर रहे हैं, वो हमेशा ही कहती हैं कि बहुएं कभी भी शुरुआत नहीं करती, हमेशा ससुराल वाले उनको वहां पहुंचाते हैं कि उनको फिर कुछ ना कुछ करना पड़ता है आगे से। सेकेंडली ये कि जब भी हम लोग ये देखते हैं, अच्छा मैंने जो ये बात कही थी कि बहू और वो सेम नहीं हो सकती, जैसा मैं अगर ये चीज़ तसव्वुर करूं कि जिस तरह मेरी मामा हमें डांटती है, फॉर सपोज इवन ये भी कहती हैं दफा हो जाओ यहाँ से, बिल्कुल ठीक है, ये भी कहती है मेरे बर्दाश्त यही लफ्ज यही अल्फाज वो अपनी बहू को कहें तो वो कभी बर्दाश्त कर ही नहीं। लेकिन हलीमा आप हैव टू नोटिस दिस कि आपका जो बेटा है, ठीक है, अब वो जब अपनी बीवी के लिए कुछ लेकर आता है, आप कोई ना कोई सुबह जुमला जरूर मारेंगे कि आपकी बहू को रियलाइज हो कि वो आपके लिए नहीं आया, लेकिन अगर आपकी बेटी के लिए कुछ नहीं करता ना, कहती है वो तो कुछ करता ही नहीं, माँ और बहन के पीछे पड़ा रहता है। जिन लोगों की बेटियां नहीं होती ना, जिस तरह से बहुत से लोग होते हैं जिनके सिर्फ बेटे होते हैं, बेटियां नहीं होती, वो फिर उन सासों पे ही वो पलट की चीज़ें आती हैं। आप जैसे कहते हैं कि उनकी बेटियों पे पलट के आती हैं चीज़ें, जो अपने बहुओं के साथ, वो उन सासों पे भी आती हैं पलट की चीज़ें, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आती हैं, वो फिर समझने में वाला समझ जाता है कि वो एक्सेप्टेंस में नहीं होते, उनकी रियलाइजेशन नहीं होती कि समझने वाला फिर समझ जाता है कि बुरा किया कि वो वापस आ रहा है। आई डिसएग्री, कहीं ना कहीं आपको अंदर ये पता होता है कि मैंने जो किया है वो मेरे सामने आ गया है, लेकिन आप उसको लोगों के सामने आउट लाउड नहीं बोलते। एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है वो वापस आएंगे, अपनी मेहमान से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज का टॉपिक भी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बहुत अहम है, कहीं मत जाएगा। लेकिन हमसे ज्यादा जो है वो रिलैक्स उसामा बैठा हुआ। हैव अ लुक, आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग सास और बहू के टॉपिक के हवाले से बात कर रहे हैं। आप लोग भी कॉल करके अपना इनपुट देना चाहते हैं तो ज़रूर दे सकते हैं। आज अक्टूबर के महीने का आखिरी दिन है और जिस तरह कि हम सबको पता है कि साल में जो महीना होता है अक्टूबर का, ये ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से डेडिकेट किया जाता है। तो आज हमने सोचा कि आखिरी दिन भी हम इसी के हवाले से बात करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जो दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हालांकि इसकी तशख़ीस अगर पहले हो जाए तो इस मर्ज़ से बचा जा सकता है। ये एक जानलेवा मर्ज़ बन जाता है जब तक इसकी तशख़ीस और इसके इलाज के प्रोसीजर तक आप जाते हैं। बहुत सारे ममालिक में इसके हवाले से बहुत सारा काम हो रहा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। जैसे अक्टूबर का महीना आता है, आप लोग जिस तरह कॉल मिलाने के लिए किसी को डायल करते हैं, वहाँ पे भी एक पब्लिक सर्विस मैसेज शुरू हो जाता है। गवर्नमेंट ने अपने हवाले से जितना काम कर सकती है वो कर रही है, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमें भी अवेयरनेस को परसू करना है और हमें उसे अडाप्ट करना है। हमें सीखना है कि हमें क्या क्या सिखाया जा रहा है ताकि हम इस बीमारी से जो है वो लड़ सके हुमायूं और बच सके। दैट इज़ वेरी राइट हलीमा। एंड नॉट जस्ट दैट, आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में 2020 में 1,78,000 जो है वो केसेस जो है वो रजिस्टर हुए थे और उनमें से 1,17,000 लोगों की अमवात हुई थी ब्रेस्ट कैंसर से। और पाकिस्तान साउथ एशिया में उन ममालिक में से एक मुल्क है जहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस सबसे ज़्यादा की गई है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। इसमें सबसे बड़ा अहम सवाल होता है कि इतनी अवेयरनेस मीडिया में इतनी बात की गई है, लेकिन फिर भी आज भी तशख़ीस करने में इतनी देर क्यों हो जाती है? इसके लिए हवाले से आज हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जो मौजूद हैं वो अकबर न्याजी टीचिंग हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक है, कैंसर सर्जन है। इनसे इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर हुरुल हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुर, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। प्लीज़ आइए बैठिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। आपको एक और सुबह में खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और डेफिनेटली जैसे आपने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे हम सबको मिलके बात करनी चाहिए। सो डेफिनेटली हम इस पे बात करेंगे। इससे शुरुआत करेंगे, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा लाइटर नोट है, मॉर्निंग शो है, हम इंफॉर्मेशन देते हैं लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ साथ। तो सबसे पहले आपसे पूछेंगे, आपकी शादी हुई हुई है? जी बिल्कुल। ओहो, ज़बरदस्त हो गया। आप बताइए, एक शख्स जो कि माँ भी है और सास भी है, लेकिन उनकी शख्सियत मुख्तलिफ हो जाती है जब वो माँ होती है, जब वो सास होती है। स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हो जाते हैं, रवैये मुख्तलिफ हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मेरे ख्याल से मदर्स जो हैं वो
स्पेशली अपने बॉयज़ या बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा टची होती हैं। सो मैंने भी ये देखा है, एंड स्पेशली जैसे अब मेरी जो मदर हैं वो जब सास बनी तो मैं उनको बड़ा काम डाउन, मामा नहीं करें मामा ऐसे, तो वो खुद भी यही कहती थी कि हाँ ठीक है, हम उनको कह रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है मामा कोई बात नहीं, जाने दें, इट्स ओके। तो आई थिंक दिस इज़ वो मदर की नेचर्स में होता है कि वो बहुत ज़्यादा टची हो जाती हैं अपने बच्चों को लेके। और लेकिन ज़ाहिर है हमारी सोसाइटी में फिर जब बहुएं भी उनको काउंटर एक्ट करती हैं तो वो एक झगड़े में कन्वर्ट हो जाती हैं बातें, और डेफिनेटली फिर वहाँ से क्लैशेस निकलते हैं और हमारे घरेलू मसले मना निकलते करती हैं, वो अपनी बेटी को मना नहीं कर सकती हैं। ये बात कैसे होती है कि अपनी बहू पे उनका वो अथॉरिटेटिव पोजीशन समझती हैं कि ये मेरे घर पर है, ये मेरी बहू है, तो इसका काम है मेरी सुनने का। लेकिन जब बेटी की बारी आती है कहते हैं इसकी सास बहुत बुरी है, इस पे तो जो जुल्म कर रही है किसी की हद नहीं है। बिल्कुल, यू आर राइट, आई टोटली एग्री विद यू, ऐसे ही होता है। लेकिन अगेन आई थिंक मेरा पॉइंट वही है कि मदर जो है बहुत ज़्यादा टची हो जाती है अपने बच्चों को लेके। सो डेफिनेटली जब वो ये देखती हैं कि अच्छा मेरा बेटा जो है वो बहू के साथ इतना वो है अटैच्ड है, ये है, ऐसे कर है वैसे कर है, सो आई डोंट थिंक वो एक्सेप्ट कर पाती हैं। इस तरह बदल जाता है क्योंकि एक माँ जो है जिस तरह लव, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आई डोंट थिंक ऑल ऑफ मदर्स आर सेम। डेफिनेटली मैंने बहुत अच्छी सासें भी देखी हैं, माशाल्लाह मेरी सास बहुत अच्छी है तो मेरी अम्मी भी एज अ सास बहुत अच्छी है। सो आई डोंट थिंक तो बुरी कहाँ पर है? अगर सबकी अच्छी है, आपकी अच्छी है, आपकी अच्छी है, ज़ैनब की अच्छी है, बुरी वाली कहाँ पर है? लेकिन जोक्स अपार्ट, एक चीज़ यहाँ पर मैं इसको ख़त्म करूँगा, कंक्लूड करूँगा कि ये मसला जो हलीमा ने बात की है वही है। एक माँ कभी भी उस बहू को उस तरह बेटी की नज़र से नहीं देख सकती, उसको अपना बेटा डिवाइड ही लगता है वो उसके बेटे की डिवीजन हो गई है, और उसके बेटे का जो रवैया पहले था अब वो ख़त्म हो गया। ये चीज़ तब्दील तब हो सकती है जब माँ अपने बेटे को खुद सिखाना शुरू करे कि जब तुम्हारी शादी होगी बेटा तो तुम्हारी अपनी ज़िंदगी होगी, हमारा अमल दखल थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अदब आदाब ख़त्म नहीं होगा, हमारा इंटरवेंशन खत्म हो जाएगा। ये थिन लाइन ड्रॉ करना बड़ा जरूरी हो जाती है कि अदब आदाब नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, लेकिन इंटरवेंशन कम हो जाएगा। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। अच्छा आई थॉट आप में से किसी ने कहा कि ब्रेक होगी, सॉरी दैट्स माय बैड। लेकिन दिस इंटायर टॉपिक वाज आज हमने इसलिए बनाया ताकि हम जो रियलाइजेशन खाली इंफॉर्मेशन की करते हैं वो इंफॉर्मेशन की रियलाइजेशन आज इसकी भी करें कि जो रिश्तों में जो दरार आती है, रिश्तों में जो कमी आती है, रिश्तों में जो प्यार मोहब्बत खत्म होने लगता है, वो इसी वजह से ख़त्म होने लगता है क्योंकि हम उस रिश्ते को ज़्यादा उसके अंदर इतना महव हो जाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी भूल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शादी करने के बाद भी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ना करें, उसको जारी रखें, वरना आप किसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। आपकी हंसी खुशी गमी अगर दूसरे बंदे पे डिपेंड हो जाएगी कि ये मुझसे अच्छे से बात करेगा मैं तब खुश होंगी, ये मुझे प्यार करेगा मैं तब खुश होंगी, मेरे बच्चे से अच्छा करेगा मैं तब खुश होंगी। नहीं, आप अपने लिए काफी होते हैं। सबसे पहले ये जानना शुरू करें, चाहे आप सास जब ये आपकी शादी होगी तो हम ये बयान दोबारा चलाएंगे रिकॉर्डेड, और उसके बाद फिर जब आपके बच्चे होंगे फिर एक और बार चलाएंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि अभी आप इस बयान पे कायम है या नहीं कायम। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात कर रहे थे, अल्लाह करे, लेकिन हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात कर रहे हैं। अवेयरनेस जिस तरह हुमायूं ने भी कहा, मैंने भी कहा, बहुत फैलाई जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी फैलाई जाती है, हर तरह से हो रहा है। उसके बावजूद पाकिस्तान जो है उसमें कहा जाता है कि हर 3 में से 1 औरत जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से उसकी सेल्स एक्टिव है और उसको अपना ख्याल करने की ज़रूरत है। तो क्यों हमें अभी तक ये अवेयरनेस नहीं आई? आपको फर्स्ट रीज़न क्या लगती है? अच्छा देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये टॉपिक है कि हमारी जो सोसाइटल और कल्चरल नॉर्म्स हैं वो ऐसे बनाए गए हैं कि उसमें फ़ीमेल्स को बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड फील किया जाता है और वो आगे नहीं आ सकती, स्पेशली इतने सेंसिटिव टॉपिक को लेके। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सी औरतें हमारे पास आती हैं और वो कहती हैं कि हमें कितने सालों से ये इशू चल रहा है, लेकिन हमने जैसे अपने घर की बड़ी औरतों से डिस्कस किया तो उन्होंने हमें चुप करा दिया कि कोई बात नहीं, ये कोई ऐसा मसला नहीं है, या इसको आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, या हमारे लोग क्या कहेंगे या मर्द क्या कहेंगे घर के। तो आई थिंक इस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है कि स्पेशली नॉट जस्ट फीमेल्स में अवेयरनेस, जो मेल्स हैं उनमें भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, और स्पेशली जो हमारी पेरिफेरीज या रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे इस अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको बताया जाए कि दिस इज़ जस्ट अनदर सॉर्ट ऑफ कैंसर, जैसे दिमाग का कैंसर है। मीडिया को भी करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह जितनी अब इस मीडिया के इस किरदार की वजह से जो हमने अवेयरनेस, जो पिंक रिबन का एक कॉन्सेप्ट है, बिल्डिंग्स पे अक्सर लाइट होता है, हम लोग पिंक रिबन पहनते हैं, उससे कम जो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था,
सरतान की मर्ज जब 4 या 5 तीसरे चौथे मरहले में पहुंचती थी तब तशखीस होती थी, अब लोग जल्दी आना शुरू हो गए हैं। सो हमने शायद ये बड़ा अच्छा पार्ट प्ले किया है, वरना हम बड़ा पीछे चले जाते। ये पूरा अक्टूबर का मंथ ये वाहिद शायद बीमारी है जिसके लिए पूरा इंटायर मंथ डेडिकेट कर दिया गया है, और आज भी इवन लास्ट डे ऑफ अक्टूबर है, वी स्टिल डूइंग इट। इस तशखीस की मुझे बताएं क्यों 75% अभी भी लोग लेट आते हैं? ये क्या मर्दों की इसमें कमज़ोरी है, और क्या हमारे पास, एक हलीमा ने बहुत पहले एक सवाल किया था, क्या हमारे पास फीमेल डॉक्टर्स की कमी है जो कि ब्रेस्ट कैंसर को डील कर सकें? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका लास्ट क्वेश्चन पहले आंसर कर देती हूँ। डेफिनेटली बिल्कुल कमी नहीं है हमारे पास फीमेल डॉक्टर्स की। आप जहाँ भी देख लें, हर हॉस्पिटल में आपको एज इक्वल मेल फीमेल इक्वल सर्जन्स आपको अवेलेबल होंगे। द प्रॉब्लम रिलाइज इन द माइंडसेट अगेन। जो हमारी फीमेल्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इस टॉपिक को लेके खुल के बात नहीं करना चाहती। आई थिंक वो शर्म महसूस करती हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हमें एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आज जैसे आपने प्रोग्राम रखा, पिछले पूरे मंथ में इस पर अवेयरनेस पे बात होती रही है, उन सब का जो मेन पॉइंट था वो यही था कि हमें फीमेल्स को अवेयर करना है कि डेफिनेटली शाइनेस फील होती है, बट वो आपकी हेल्थ से बढ़ के नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहबा, ऐसी की कॉल है, हम वो भी साथ में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, और आप सबको जुमा मुबारक। और आपको भी जुमा मुबारक। मैं एक बात तो पहले ही कहूँगा, अपने हमायूं भाई ने एक बात सही की कि अपने आप को जरूर मजबूत करें, पढ़ाई लिखाई कैरियर और कुछ ऐसी चीज हासिल करें जिससे आपको इत्मीनान और खुशी हो। रिश्ते जरूर निभाना चाहिए, बिल्कुल निभाएं, लेकिन अपने आप को ना भूलें। जब आप अच्छे होंगे तो सब अच्छे होंगे। तो दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहूँगा मैडम से, मेरा सवाल है कि जो कैंसर के हवाले से इतनी बातें हो रही हैं, एक तो ये कि कैंसर के हिफाजती टीके कभी इजाद हुए हैं या लगते हैं दुनिया में कहीं? दूसरी बात, क्या कैंसर के अगर किसी को हो इनिशियल स्टेज में तो उस हवाले से कोई मुस्तकिल फॉलोअप पे खाने वाली मेडिसिन आ गई है? और तीसरी बात, हमारे भाई आप मेरा यम पैदाइश से मैं बताता नहीं हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। आज आपका बर्थडे है? जी जी। तो माशाल्लाह कितने के हो गए? 80 85? आप मुझे अपनी नहीं एज बता के जाए, एज, उम्र, एक्सक्यूज मी, उम्र भाई अभी बस यंग एज में माशाल्लाह आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में वैसे एक और बर्थडे विश करनी है, वो वापस आके हम करेंगे। एक थोड़ा से ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मिल जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग जी। वेलकम बैक टू दिस शो। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप लोग कॉल करके कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लेकिन एसन के सवाल की तरफ हम आते हैं। वो क्या सवाल पूछा था? एसन ने कहा था इंजेक्शन के हवाले से, जो कैंसर के इंजेक्शन लगते हैं। अच्छा, इसका मुझे ख्याल ये भी है, ग्लूटाथायोन का भी आया मुझे कि ग्लूटाथायोन के भी इंजेक्शन लगाते हैं, इट्स सेड कि इट इज फॉर कैंसर, राइट? सो कीमोथेरेपी जो कैंसर का इलाज है ना, वो कैंसर से ज़्यादा ड्राउन है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ड्राउन है। उस हवाले से बताइएगा और इंजेक्शंस के हवाले से बताइए। अच्छा, सबसे पहले जैसे आपने कैंसर के इलाज के बारे में बात की, तो दैट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कैंसर। जिस स्टेज पे हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करता है, और समटाइम्स पेशेंट टू पेशेंट हर ट्रीटमेंट वेरी करता है। तो जैसे अगर अर्ली स्टेजेस में प्रेजेंट करेगा तो उसका इलाज मुख्तलिफ है और लेस डेंजरस है या ड्राउनी है जैसे आपने कहा। और जो लेट स्टेजेस हैं, डेफिनेटली वहाँ पे कैंसर इतना ज़्यादा स्प्रेड हो चुका होता है या उसकी प्रोग्रेस इतनी अच्छी नहीं होती कि उसमें फिर हम अच्छा ट्रीटमेंट पेशेंट को ऑफ़र भी नहीं कर सकते। डेफिनेटली कीमोथेरेपी एक हार्श ट्रीटमेंट होता है, बट समटाइम्स दैट इज़ नॉट ऑल अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। और अगर लाइफ सेविंग मेजर हो तो कीमोथेरेपी भी ज़रूरी है पेशेंट। बिल्कुल जी, बिल्कुल। फिर जैसे आपने के लिए अगर जान बचाई जा रही है तो बिल्कुल वो करा। और जैसे आपने इंजेक्शंस की बात की, तो इस पर अभी ऐसा रिसर्च अवेलेबल नहीं है कि मैं आपको डेफिनेटिव आंसर दे सकूं कि जी ये दिस इज फॉर प्रिवेंटेबल कॉजेज, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो उसका रिसर्च ब्रेक होने लगी है। इससे पहले आप जल्दी से बताते हैं, मर्दों में अब ये इसकी तशखीस ज़्यादा होना शुरू हो गई है, ये बड़ा अलार्मिंग है पाकिस्तान के लिए। अच्छा देखिए, जो ब्रेस्ट कैंसर के कॉजेज है ना, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज और जेंडर फीमेल जेंडर इटसेल्फ इज अ बिग रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। अगर मेल्स की साइड पे है तो वहाँ पे हमारे पास स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, डाइटरी लाइफस्टाइल्स, हमारी ओबेसिटी, ये सब कॉजेज हैं ब्रेस्ट कैंसर के। तो डेफिनेटली मेल्स में
में भी अब ये रुझान देखा जा रहा है डॉक्टर कि साहिबा, उनमें भी अब ब्रेस्ट बहुत कैंसर। बड़ा सवाल ये है कि जो मेल में तशखीस कैसे होगी, क्योंकि फीमेल में बड़ा प्रोमिनेंट होता है, आप प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगा के आपको पता चल सकता है। मेल का क्योंकि ये चेस्ट एरिया अगर कोई स्किनी है तो बहुत कम है, उससे पता चल जाएगा। लेकिन समबडी यूजुअली बिल्ट अप लोग होते हैं, मर्द हमारे यहाँ साउथ एशिया में थोड़े बिल्ट अप होता है गोश्त वगैरह, तो उसमें कैसे चेक किया जा सकता है? इज इट द सेम प्रोसीजर या उसका प्रोसीजर मुख्तलिफ है? हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मर्द कैसे इसकी तशखीस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अर्ली एज में, अगर माँ बाप को पता है तो अपने बच्चों को पहले उसकी तशखीस कर उनको बहुत अर्ली स्टेज पर जो है उनको पहले बता दें कि ये जो सरतान की जो मर्ज़ है, इसका सबसे बड़ा जो इशू वो ये होता है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज में अगर आपने बता दिया तो आपका इलाज बहुत आसान है। वो कीमोथेरेपी जिससे आपको डर लगता है वो बहुत इनिशियल स्टेज पर आपको नहीं मिलेगी, लेकिन थर्ड और फोर्थ पे इट कैन गेट वेरी डेंजर। थोड़ा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, साथ रहेगा, आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात कर रहे हैं। हुमायूं ने बड़ा एक अहम सवाल पूछा था मर्दों के हवाले से, जल्दी से उसका जवाब लेते हैं और फिर आगे जो है हम मज़ीद सवाल करेंगे। जी, उन्होंने कहा था कि जी बहुत अगर स्किनी इंसान हो तो हो जाता है, तशखीस हो जाती है, लेकिन अगर कोई बल्कि बंदा है उसमें तशखीस मुश्किल है तो किस तरह से मर्दों में? बिल्कुल। अच्छा देखिए, स्पेशली मेल्स और फीमेल्स दोनों का ही एग्जामिनेशन पॉइंट इज सेम कि आपने कैसे एग्जामिन करना है, स्पेशली सेल्फ एग्जामिनेशन जो हमने हर फीमेल को सिखाना है आप महीने, स्पेशली फॉर मेल्स एज वेल। लेकिन डेफिनेटली फीमेल्स में उसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है तो हम ज़्यादा उन्हीं पे फोकस करते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि मेल्स में भी क्योंकि अब ट्रेंड बढ़ रहा है तो हमें उनको भी अवेयर करने की ज़रूरत है। तो दोनों के लिए ही द एग्जामिनेशन पॉइंट इज सेम कि आप महीने में एक दिन कोई रख लें डेडिकेटेड, जिसमें आप खुद को शीशे के सामने खड़े होकर सेल्फ एग्जामिनेशन करें। आपको किसी किस्म की कोई चेंज फील हो रही है, आपको लग रहा है कि आपकी स्किन में कोई चेंज आ रहा है, कोई रेडनेस है, कोई आपको ऐसे मार्क्स नज़र आ रहे हैं, या आपको फील हो रहा है कि कोई डिस्चार्ज आ रहा है, तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास आएँ, आप अपने टेस्ट करवाएं रेगुलर। स्पेशली जो फीमेल्स हैं जिनकी एज 40 से अबव है उनको साल में एक बार मेमोग्राम, जो एक स्पेशल किस्म का एक्सरे होता है स्पेसिफिक फॉर ब्रेस्ट कैंसर, उनको वो लाजमी करवाना चाहिए। सो सेम गोज़ फॉर मेल जेंडर एज वेल, जिनमें स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म या ओबेसिटी के हमारे पास अगर कोई रिस्क फैक्टर बैकग्राउंड में मौजूद है तो वो डेफिनेटली अपना ईयरली चेकअप ज़रूर करवाया करें। ठीक है डॉक्टर साहिबा, कुछ ख़वातीन जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है उनके ख़ानदान वाले कहते हैं कि बाय बुक जो है उन्होंने हर वो पॉसिबल चीज़ की जिससे वो ब्रेस्ट कैंसर से दूर रह सकती थी। जैसा फॉर सपोज हम कह सकते हैं कि जी दूध पिलाना, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहनना, अपनी वेट का ख्याल रखना, फूड का ख्याल रखना, एक्सरसाइज करना, हर वो चीज़ बाय बुक जो साइंस कहती है, मेडिकल साइंस कहती है कि ये आप करेंगे तो आप इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। उसके बावजूद उन्हें वो बीमारी हुई और बहुत एग्रेसिवली हुई, मतलब बहुत जल्दी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बहुत डिफरेंट स्टेज पे चली गई। इवन ये कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी हमें डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप ऑपरेट कराएं, ऑपरेट कराने के बाद जितने दिन में वो थोड़ा सा बेहतर हुए कि वो कीमो की तरफ जाएं दोबारा से या रेडिएशन की तरफ जाएं, दोबारा उनका कैंसर जो है वो एग्रेसिवली स्प्रेड हो चुका था। इसकी क्या रीज़न आप समझती हैं? क्या जेनेटिक है या इसके अलावा भी कुछ ऐसी रीजंस होती हैं जो अननोन होती है, समझ ही नहीं आ सकती किसी भी? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, इसमें यह है कि बिल्कुल जेनेटिक कॉजेज़ हैं। डेफिनेटली सबसे पहले हमारे पास जेनेटिक कॉज ही आता है, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर। उसमें भी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम अब जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू पता लगा सकते हैं कि किसको ब्रेस्ट कैंसर के ज़्यादा चांसेस हैं और फिर वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, और प्रिवेंट करने का मतलब ये है कि आप उसका चांस कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है। तो जैसे आपने क्वेश्चन किया कि जी वो सब कुछ कर रही हैं जो उस ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करेगा, लेकिन द पॉइंट इज़ कि वो ख़त्म नहीं करेगा रिस्क फैक्टर को, राइट? तो अब अगर ब्रेस्ट कैंसर हो गया फिर उसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। कुछ टाइप्स हैं जो इवन अर्ली स्टेजेस पे भी इतना एग्रेसिवली प्रेजेंट करती हैं कि अगर हम उनको ट्रीट करें भी तो जैसे आपने कहा कि फ़ौरन ही वो इतना एग्रेसिव रिकरेंस हो जाती है या उसका ट्रीटमेंट इतना प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है।
अच्छा, एक सवाल एक छोटा सा मेरा सवाल है, वहाँ पे जी। हमने 1 मिनट में ब्रेक पे जाना है, तो मैं सोची थी आपसे जल्दी से पूछ लूँ, जो ये जेनेटिक टेस्टिंग है ये एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और क्या ये पाकिस्तान में मौजूद है अगर कोई कराना चाहे कि जी मेरी बिल्कुल, फैमिली में है तो जी मैं जी भी कराऊं? पाकिस्तान में अवेलेबल है, लेकिन डेफिनेटली इट कम्स विद अ कॉस्ट, सो दैट्स व्हाई हम अपने मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को रेकमेंड तो नहीं करते बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड इट। उसमें फिर सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ये है कि आप अपने रेगुलर चेकअप्स खुद करें और अपने डॉक्टर और के अगर पास आपको खुदा न रेगुलरली खास्ता आपकी माँ या सास Exactly. माँ और बहन किसी को है तो फिर आप जरूर चेक स्पेशली करवाएं। आपकी मैटरनल फैमिली में रिस्क फैक्टर है, जिसमें ठीक आपकी है। मदर, सिस्टर, खाला, मदर मैंने की इसे साइड लिखा की जो वो भी, हाँ maternal बिल्कुल, मुझे आइडिया था। उनमें अगर है तो फिर आपके पास आपका बड़ा रिस्क फैक्टर है, तो फिर आपको उसके लिए चेकअप आपको रेगुलर करवाना है। डॉक्टर साहिबा, वापस आके मैंने आपसे एक सवाल पूछना है जो कि आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस सवाल का जवाब आपने ज़रूर सुनना है क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि इलाज, और हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर साउथ एशिया पूरे में, बांग्लादेश ले ले, इंडिया ले ले, पाकिस्तान ले ले, यहाँ पर हम बीमारी को यूजुअली हम ये फ़ख्र से बताते हैं कि मैं दवाइयाँ नहीं लेता, मैं इसको खुद ही ठीक होने देता हूँ इम्यून सिस्टम से। ये क्या साइंस है? इसके ये सवाल ज़रा ज़रूर सुनिएगा, क्या ये जो साइकोलॉजी है ठीक है कि नहीं? आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, वापस आइए। आई जस्ट लव दिस क्वेश्चन। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुब। जल्दी से सवाल की तरफ आते, तो मैंने इनसे पूछा था, अक्सर हम लोग बड़े प्राउडली बताते हैं, मैं बताता हूँ कि देखिए मैं दवाइयाँ नहीं खाता, मैं अपने इम्यून सिस्टम को कहता हूँ कि करने दें। हमें कुछ चीज़ नज़र भी आ जाए तो हम कहते हैं 10-15 दिन दो, ठीक हो जाएगी। क्या ये किसी बीमारियों के लिए ठीक है और क्या किसी के लिए नहीं ठीक? ये जनरली ठीक नहीं है कि आपको फ़ौरन डॉक्टर को चेक कराना चाहिए, वरना लोग अक्सर जो समझदार कहते हैं मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता। इसका वजह ज़रा सवाल करें। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन, और लोगों को वाकई में इस बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि जैसे आपने इम्यून सिस्टम की बात की, तो कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जिनमें वाकई में हमारे इम्यून सिस्टम काफ़ी हद तक उनको फाइट ऑफ करने के लिए दैट्स इनफ। लेकिन कैंसर जैसी इतनी बड़ी बीमारी है, उसमें आपका होता ये है कि योर इम्यून सिस्टम स्टॉप्स वर्किंग। दैट्स वाई जो कैंसर है इट स्प्रेड्स या इट स्टार्ट्स प्रोग्रेसिंग एग्रेसिवली। तो फिर उसमें आप अगर आप ये कहो कि मैंने डॉक्टर के पास जाना नहीं है, मैंने ट्रीटमेंट नहीं करवाना, आई डोंट नीड द मेडिसिन, आई डोंट नीड द कीमोथेरेपी, तो फिर वो आप अपने साथ एक जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि उस पॉइंट पे आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो उस कैंसर को फाइट ऑफ कर सके। जो अगर आप थोड़ी उसमें बैकग्राउंड नॉलेज में जाएं तो वैसे डेली हमारी जो सेल्स रेप्लिकेट हो रहे हैं उसमें हमारे इम्यून सिस्टम इस हद तक रोल प्ले कर रहा है कि वो आप समझें कि डेली के उस पर वो कैंसर सेल्स को स्टॉप कर रहा है टू ग्रो। अगर आपको किसी पॉइंट पे लग रहा है कि या कुछ पेशेंट्स हैं ऐसे कैंसर के और वो कहें कि नहीं जी हम तो दवाइयाँ नहीं लेंगे, हम तो दम दरूद करवा लेंगे, हम तो ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, तो वो पॉइंट आ चुका है कि नाउ यू नीड एक्स्ट्रा हेल्प, यू नीड एक्स्ट्रा मेडिकेशन या यू नीड एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट। रूरल एरिया इतना ज़्यादा है ना कि अब फेसबुक, व्हाट्सएप पे कुछ स्टोरीज ऐसी आती हैं। मैं याया कॉल लेता हूँ, फिर इस बारे में बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम याया जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल आपके? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सुबह मुबारक हो। देखें ये बैक कराची ना हो तो, और मुझे सोच रहा है कि आपसे मुलाकात नहीं हो सकती। हाय हाय, ये तो आपके ऊपर वैसे पेनल्टी पड़ती है कि आप यहाँ पे आए और फिर उसके बावजूद आप मिल के ना गए। आपके किसी बंदे को आगाह कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ, मैंने हुमायूं को नंबर मांगा लेकिन मुझे मिल नहीं सका अनफॉर्चुनेटली। तो आप चैनल क्यों नहीं आ गए? यार चैनल आना, हाँ ये हो सकता था कि मैं चैनल आ जाता, क्योंकि मैं तो ये डीएचए में ठहरा हुआ था, लेकिन मसला ही कि चले एनीवे कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक बात कहूँ हलीमा, इस्लामाबाद इज वेरी गुड प्लेस टू लिव। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी कराची वाले के मुंह से बात सुन के मुझे और ज्यादा खुशी हो रही है, बिकॉज़ इस्लामाबाद इज अ ड्रीमी प्लेस फॉर एवरीवन टू लिव। देखिए उसमें सबसे बड़ी खुसूसी बात क्या है कि मैं तो खैर बड़े अच्छे पौष इलाके में रह रहा था, लेकिन मसला पता क्या है, वहाँ ये है कि एक तो ग्रीनरी बहुत है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, लोग मुझे ठंडे लगे, मतलब कि कोई हर जगह की अपनी खुसूसियत है। हमें कराची का मुझे शोर बड़ा पसंद है, आई लव इट। नहीं देखिए वो तो अपनी जगह है, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ ना, मैं तो इतना बाहर नहीं निकलता, लेकिन मैं इस्लामाबाद का अगर बताऊँ तो हम लोग का कराची में प्रॉब्लम है कि लाइफ इतनी तेज और इतनी पोल्यूटेड हो गई है ना, इतनी पोल्यूटेड हो गई है, रोड की जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब हो गया, और वो शहर जो सबको कमा के देता है। जी जी बिल्कुल। और दूसरी सबसे बड़ी बात है हमारे शहर की जो सबसे बड़ी खूबी है ना, मैं आपको बयान करूं कि ये मोहब्बतों वाला शहर है। यहाँ आपको लोग बहुत अच्छे, नो डाउट, लेकिन सर मैं मुझे कराची सिर्फ एक जुमले में मैं बड़ा इसको खूबसूरती से बयान करता हूँ कि कराची कभी भी किसी को भूखा सोने नहीं देता।
आप कहीं से भी आए। बिलीव मी और नॉट, यकीन करें, मैंने एक साथ मैं एक टैक्सी में ट्रैवल कर रहा था, मैं इधर बारको में जा रहा था, तो दामन को में, तो उसने खुद कहा, उसने कहा कराची में ऐसी, मैंने कहा कराची में आपको भूखा कोई नहीं, आप आएंगे आपको कहीं ना कहीं किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन गेट द फूड। ये बात तो सही है कराची के बारे में, बिल्कुल। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, देखिए हमें पूरे पाकिस्तान से मोहब्बत करनी चाहिए, चाहे कोई भी चारों सूबे, हमें सबसे मोहब्बत है, सबसे है मोहब्बत। या क्या कहेंगे, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करेंगे या सास और बहू के हवाले से? बिल्कुल, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, देखिए बात है कि मुझे तो सबसे बड़ा कंसर्न होता है ना कि हमारे यहाँ अवेयरनेस बहुत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जब पहुंचते हैं डॉक्टर के पास, एक तो सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज पहुंच चुकी होती है। इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है ना, वो हम लोग की जीपीस को अवेयरनेस और जीपी से जो टू कंसल्टेंट पहुंचने में, यही मेरा सवाल है कि जीपी जो हम जीपीस के पास जा रहे हैं, तो जब कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई इनके पास मरीजों का कोई इंक्वायरी नहीं होता, वो आगे फिर जब भेजते हैं तो देर हो चुकी है। तो आप इस सिस्टम को मजबूत कैसे करना चाहती हैं, क्या आपके ख्याल में? थैंक यू सो मच आया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बड़ा अच्छा आपने मैं आपसे सिर्फ उसकी स्टार्ट पे बात करूं, जो फेसबुक और व्हाट्सएप है उस पे लोग स्टोरीज देखते लिखते हैं कैंसर का 2 दिन में खात्मा, और वो कोई 150 जड़ी बूटियां होती हैं, पता नहीं बेचारे कहाँ से लाते हैं, और आप रात को किचन में जाते हैं और आप देखते हैं कि बूटियां पानी में पड़ी हुई हैं कि सुबह उठ के निहार मुँह खानी है, और उससे उनकी सिचुएशन मज़ीद वो, क्योंकि उसकी तासीर क्या है, उसके अंदर क्या है, कौन से इंग्रेडिएंट है, कुछ नहीं पता, फिर पक्कियाँ मिलती हैं, तो लोग ये शुरू कर देते हैं। आई वॉन्ट यू टू कि आप ले यहिया के क्वेश्चन को अगर आप फॉरवर्ड उन्होंने पूछा था जीपीस के हवाले से कि जनरली इंसान को जब भी कोई मसला शुरू होता है तो इंसान जीपी के पास आता है, और वो ये इसकी तशखीस करने में और आगे रेफर करने में जो टाइम पीरियड लगाते हैं उसमें वो केस वर्स हो जाता है। तो उस मसले को कैसे काउंटर किया जा सकता है? अच्छा देखिए, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि डेफिनेटली अभी हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इवॉल्व हो रहा है। अगर हम उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो हमारा जो जीपी सिस्टम और रेफरल सिस्टम है वो डेफिनेटली लैक करता है इस चीज़ में, बिल्कुल दैट इज़ वीक। तो उसमें फिर अवेयरनेस ये है कि हमारे पास स्पेशलाइज्ड कैंसर हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। अगर आपको ऐसा कोई सिनेरियो लग रहा है, आपको अगर कोई शक है, तो आप डेफिनेटली यू शुड डायरेक्टली गो टू दोज स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स या स्पेशलाइज्ड यूनिट्स एज वेल। और अब तो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है हर जगह, जैसे आप बात करी थी कि आप कॉल मिलाएं तो आपको पहले ही बताया जाता है कि जी आप डॉक्टर के पास तशरीफ़ लेके जाएं। तो उसमें फिर ये है कि आपको अगर लग रहा है कि मैं आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही कि या मुझे अच्छा नहीं लगा जो मुझे इस डॉक्टर ने ट्रीट किया, तो गेट अ सेकंड ओपिनियन, गेट टू अ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर। उसमें कोई बुराई नहीं। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास चले भी जाते, एक सबसे बड़ा अमल है, सॉरी आई डिडंट हियर इट, 1 मिनट में ब्रेक। ठीक है, मैंने एक चीज़ नहीं अभी तक अखज़ की कि व्हाई इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम सर्जरी की तरफ जाए। पाकिस्तान में सर्जरी जो है वो बड़ी कम है, अगर आप देखें जाए 0.036% इन 1 लाख पीपल। सो क्या कैंसर में सर्जरी रिकमेंडेड नहीं होती? स्टेज पे डिपेंड करता है, ये सर्जिकल प्रोसेस से ज़्यादा जल्दी चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि कीमोथेरेपी का इंटायर प्रोसेस से आपके जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं they're very harmful। अच्छा, डेफिनेटली गुड क्वेश्चन। उसमें ये है कि आपकी जो सर्जरी का ट्रीटमेंट है वो भी अगेन स्टेजिंग और टाइप ऑफ कैंसर पर डिपेंड करता है। कुछ हमारे पास जो अर्ली स्टेजेस हैं, स्टेज 1 या 2, अगर उसमें सिर्फ कैंसर इज़ लोकलाइज्ड, एक छोटी जगह पे ब्रेस्ट में अवेलेबल है, तो उसमें फिर आप ये करते हैं कि यू डोंट इवन हैव टू रिमूव द होल ब्रेस्ट, आप सिर्फ वो पार्ट ऑफ द कैंसर रिमूव कर देते हैं, और उसको हम एक पेशेंट को एक अच्छा प्रोग्नोसिस हम शेयर कर सकते हैं पेशेंट के साथ। लेकिन अगर पेशेंट हमारे पास लेटर स्टेजेस पे आते हैं तो समटाइम्स वी अनफॉर्चुनेटली हैव टू रिमूव द होल ब्रेस्ट, एंड हमें बगल में से गदूद भी निकालने पड़ते हैं, जिसमें फिर बाद में पेशेंट्स को इन्फेक्शन का चांस होता है, बाजू सुन्न हो जाता है, बाजू में सोजन रहती है। तो वो अगेन पॉइंट उसमें ये है कि जितना अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट होगा उतना अच्छा उसका ट्रीटमेंट है, और उतनी उसकी सर्जरी कम एग्रेसिव है, अगेन उसका ट्रीटमेंट भी उतना कम एग्रेसिव होगा और जल्दी भी होगा। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम पूछेंगे क्या बच्चे को इससे नुकसान पहुंच सकता है? अगर माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो खुदा ना खास्ता उसके बाद पता चलता है उससे कैंसर है, तो क्या बच्चा भी डेंजर है? कहीं मत जाइए, साथ रहिए, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग आज आप लोगों को बताने वाले हैं वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आफ्टर द ब्रेक
after the show. Which show you are doing? हो गया। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ लाइबा की फेशियल किट के हवाले से। ये वाइटनिंग फेशियल किट है इनकी, और इसके अंदर जो है वो 5 to 6 स्टेप्स जो है मौजूद हैं। 5 to 6 स्टेप्स इसके अंदर जो मौजूद हैं उनके हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं कि डबल एक्शन फार्मूला है इसके अंदर, स्क्रब है, मसाजिंग क्रीम है, मुल्तानी मिट्टी भी इसके अंदर ही मौजूद है, वाइटनिंग स्क्रब है और फेशियल क्रीम है। ये इन सारी चीज़ों का एक मरकब है और ये स्टेप बाय स्टेप आपने सारी चीज़ें जो है वो करनी है। इसके अंदर ये पूरी एक किट है जिसके अंदर 1 by 1 ये सारे स्टेप्स जो हैं वो आपको मिलेंगे और आपने ये अप्लाई करने हैं। और ये वाइटनिंग फेशियल किट है इनकी, इससे आपकी जो स्किन है उसमें वाइटनिंग भी होगी। मुल्तानी मिट्टी का आप लोगों को पता है कि जिनकी एक्नी प्रोन स्किन होती है या जिनकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल आता है वो उससे आपको जो है वो दूर करेगी आपकी स्किन को। आपकी स्किन पे एक वाइटनिंग का एहसास आएगा। इन लोगों की वेबसाइट भी आपकी स्क्रीन पे चल रही है, उनके नंबर्स भी जो है वो आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। अगर आप एक और सुबह या और लाइफ का हवाला देखिए, ये फेशियल किट जो है वो लाइबा की मंगवाते हैं तो आपको 25% का डिस्काउंट भी इनकी तरफ से मिलेगा। अलीबा, दिस व्हाटएवर यू टोल्ड मी, दिस ऑल दीस थिंग्स आर इन दिस। इसके अंदर सब कुछ ये मौजूद है। ये पूरी एक किट है जिसके अंदर ये सारे 6 स्टेप्स हैं। बेटर कि आप वो जो आप जो डेली चीजें बता देते उससे बेहतर आप ये वाला पैकेज ले लो फिर। मे बी अगर किसी को ये सूट करता है तो वो ये ले सकता है। अगर किसी को सिर्फ मुल्तानी मिट्टी चाहिए तो ऑब्वियसली वो वही अप्लाई करेगा। बट अगर आप लोगों को जो है वो फुल पैकेज चाहिए तो ये इनकी जो वाइटनिंग फेशियल किट है वो आप जरूर ले सकते हैं। एंड इससे ये भी एक चीज है कि अगर आप ये लेते तो अपनी पैच टेस्टिंग जरूर कीजिए और उसके बाद एक पैच पे लगा के देखेंगे आपकी स्किन को जो है वो अच्छा फील होता है या नहीं, और उसके बाद जो है वो आप अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। कमिंग बैक टू यू डॉक्टर साहिबा, मुझे बताएं, जो मेरा एक सवाल बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में आता है कि लोगों के ऊपर नफसियाती इस बीमारी के बड़े असरात होते हैं। लोग उनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं, उनकी फैमिली भी जो है वो एक साइड पे हो जाती है। इस तरह के बहुत मसले मसाइल होते हैं जिन भी लोगों के साथ ही होता है। आपको क्या लगता है कि जो भी लोग इस बीमारी से शिफायाब हो रहे हैं उनकी अपनी स्टोरीज शेयर करना भी कितना इम्पोर्टेंट है? मे बी ऑन यूट्यूब, मे बी ऑन इंस्टाग्राम, कि अगर किसी भी सर्वाइवल स्टोरीज कि हमने कैसे सर्वाइव किया, हमारी फैमिली ने कैसे हमें सपोर्ट किया, क्या क्या मुश्किलात हमारे साथ हुई और फिर उसके बाद भी हमने सब कुछ जो है उसको हरा के इस बीमारी को एक तरह से हराया है हमने। उसका इम्पैक्ट जो है वो एक ऐसी औरत पे क्या होगा जो उस वक्त उस बीमारी से लड़ी होगी और वो रिलेट कर सकेगी कि मेरे से पहले भी कोई इस जगह पे मौजूद था और वो जब ये कर सकता है तो व्हाई नॉट? इट इज नॉर्मल। डेफिनेटली, आई टोटली एग्री विद यू। बिल्कुल ऐसा सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। अगर हम इंटरनेशनली देखें तो वहाँ पे हमारे पास जो भी सक्सेस स्टोरीज होती हैं या जो भी कैंसर सर्वाइवल पेशेंट्स होते हैं या जो कैंसर के मर्ज से गुजर रहे होते हैं उनके लिए स्पेशल सपोर्ट ग्रुप्स बनाए जाते हैं। उनके लिए स्पेशल सोशल सर्कल्स होते हैं जो उनके डॉक्टर्स ही उनको एडवाइस करते हैं कि आप उस सपोर्ट ग्रुप में जाएँ, हम आपको एडवाइस करेंगे। आप वहाँ आप जैसे मुख्तलिफ लोग हैं, आप उनसे मिलें, उनके साथ बैठें, कुछ देर बात करें, उन लोगों की स्टोरीज सुने कि उनके साथ क्या क्या हुआ, वो किस किस तरह के ट्रीटमेंट से गुजरे, कैसे उन्होंने सर्वाइव किया। तो दैट डेफिनेटली टेक्स अ गुड इम्पैक्ट ऑन योर सोशल एंड योर साइकोलॉजिकल हेल्थ एज वेल। वो सिस्टम हमारे यहाँ थोड़ा लैग करता है और बिल्कुल आई टोटली एग्री विद यू कि जितने भी कैंसर सर्वाइवल पेशेंट्स हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज शेयर होनी चाहिए हमारी आम आवाम के साथ, ताकि वो समझ सकें कि दिस इज़ अ प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज़। और अगर हम इसको इस स्टेज पे या अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट नहीं करेंगे और इसके ट्रीटमेंट में हम शाये हो जाएंगे और अगर तो बात हाथ से निकल जाएगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहिबा, हम साथ में किचन में भी चलते हैं। मैं आपसे साथ सवाल पूछूंगा। ब्रेक से जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था डॉक्टर साहिबा, जो दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं, आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं, उसके बहुत अरसे बाद आपको पता चलता है कि खुदा न खास्ता आपको ब्रेस्ट कैंसर है। इस चीज़ को लेते हुए क्या बच्चे को भी खतरा हो सकता है कि खुदा न खास्ता बेटी है बेटा है उसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो अगर जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं ना उनमें आप करीब आ जाए, सॉरी, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं वो उनके लिए ये अच्छी बात है कि ब्रेस्ट फीडिंग इटसेल्फ इज़ अ बिग प्रिवेंटेबल फैक्टर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। जो स्पेशली आजकल जैसे मॉडर्न फीमेल्स हैं वो कहती हैं जब हमने ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना, तो उनके लिए ये मेरा अवेयरनेस टॉपिक है कि आप ब्रेस्ट फीड ज़रूर करवाएं बिकॉज दैट इटसेल्फ प्रिवेंट्स द ब्रेस्ट कैंसर। फिर बात आ जाती है कि बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकते हैं नहीं। इफ़ इट इज़ अ फीमेल बेबी तो दैट डेफिनेटली वो आपका फिर जेनेटिक उसमें, हाँ बिल्कुल, उसमें आप जेनेटिक रिस्क फैक्टर आ जाता है। वो फिर अपने बच्चों की भी रेगुलर टेस्टिंग करवाएं, रेगुलर चेकअप्स करवाएं ताकि उनको फिर आइडिया। ठीक है मैडम,
जी। की बनाया थे, की रेसिपी थी, की बनाना है, किस तरह बनाना है? अच्छा जी, मैं रेसिपी बता देती हूँ या बसबूसा केक की। उसमें जो चाशनी है, पहले चीनी और पानी के साथ चाशनी बनेगी। चीनी मैंने 1 कप ले ली है, पानी इसमें 2 कप और सब्ज़ इलायची 2 अदद। लेमन जूस ऑप्शनल आप डाल सकते हैं, आधा खाने का चम्मच इसमें जाएगा। बसबूसा केक के लिए आपने बादाम का पाउडर बना लेना है जो आधा कप होना चाहिए। अंडे इसमें रूम टेम्परेचर पे 4 अदद जाएंगे। चीनी आधा कप, सूजी 2 कप, कोकोनट पाउडर जो मिलता है खोपरा वो 1 कप जाएगा। दही आधा कप जाएगा इसमें। क्रीम 1 कप, मैदा आधा कप जाएगा। बेकिंग पाउडर 2 चाय का चम्मच। मक्खन इसमें अनसॉल्टेड यूज़ करेंगे 3/4 कप। वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच और बादाम ऊपर से गार्निशिंग के लिए ज़रूरत है होंगे। कुकिंग। और सबसे पहले आपने चाशनी बना लेनी है और उसके बाद अंडे और मक्खन आपने उसको हाथ में हैंड विस्कर से मिक्स करना है और फिर आपने वनीला एसेंस डालना है, कोकोनट पाउडर डालना है, बादाम का पाउडर है वो डालना है, मैदा सूजी ही डाल के बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और क्रीम ऐड करनी है क्योंकि ये जैसे ही आप सूजी डालेंगे तो बहुत थिक मिक्सचर हो जाएगा और अगर बहुत ज़्यादा फील हो रहा हो कि थिक है तो आप थोड़ा सा दूध डाल दें। और आपने जो ओवन है वो प्री हीट कर लेना है 180 सेंटीग्रेड पे और कोई सा भी नॉन स्टिक पैन में आप अपना ये मिक्सचर डाल लें। और चाशनी के अंदर सब कुछ मिक्स करना है ना, चाशनी अलग से बनानी है। और उसके बाद आपने ये किसी भी डिश में जो नॉन स्टिक है या हीट प्रूफ है वो आपने उसमें डाल के और फिर आपने ये करना है कि जब बेक हो जाए 15 मिनट्स बाद आप निकालें तो जो चाशनी बनाई होगी वो उसको ऊपर से पोर करना है। अच्छा, ये कैरामेलाइज बादाम है हो गए हैं क्योंकि है ना, बड़े मजे का टेस्ट आया है। हाँ, मौका इतना नहीं मिला। बासुती प्यारा तुमने स्क्रीन सेवर लगाया हुआ। हमारे पास नादिया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग नादिया, क्या हाल चाल? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप सुनाए ठीक है? गुड मॉर्निंग टू यू टू एज वेल। जुम्मा तुम्हें मुबारक। मुझे बताओ अम्मी तुम्हारे साथ कैसी हैं और अम्मी अपनी बहू के साथ कैसी हैं? बहुत अच्छी, बेटियों की तरह। अपनी मेरे साथ नहीं सही, मेरे साथ नहीं सही। अगर मैं बहू से पूछूंगा वो भी यही कहेगी नहीं? नहीं ऐसी नहीं है। भाभी है घर पे? उन्होंने नहीं बात करनी, वो जो बढ़िया था वो कर लेते पर वो भी चली गई है। कहाँ चली गई है? भेज दी अम्मी ने? दूसरे घर नहीं। अच्छा अब मेरी बात सुने, मेरी सालगिरह आ रही है ना तो मैंने सोनिया को कहना मेरे लिए अच्छा सा केक बनाए। माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे थे कल। ठीक है सही है, ठीक है केक बनाएंगे तुम्हारे लिए। तुम्हारी फरमाइश। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नादिया सीधा कैसी है? ठीक है, वो भी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ और कह दो कुछ और ये तो कसम खुदा की लगता है डेली का फोन आया हुआ तुम्हारा, तुमने बस पूछना है कि सब कैसे। आज आप सुनाए, आज आप बताएंगे ना, आज मेरा दिल करता है मैं सुनूं बोलूं ना। अब ये वैसे बड़ी हैरत की बात है, बहुत शुक्रिया। ये मेरे और तुम्हारे अंदर कभी ये सलाहियत कभी ना पैदा होगी कि दूसरे को सुने, लेकिन फिर भी मैं तुमसे फिर भी पूछ लेता हूँ। नादिया मुझे एक बात बताओ, करना चाहिए सासों को ऐसे कि बहू के साथ कुछ और रवैया रखें और बेटियों के साथ कुछ और रखें? नहीं मगर आजकल ना तो वो जो लड़की होती है ना वो कभी अपनी माँ को माँ नहीं समझती सास को। ये तुम अपनी भाभी को मद्देनजर रख के कर रही हो ना, मैं बताऊंगा उन्हें। बड़ी गलत बात है वैसे। बहुत शुक्रिया नादिया। थैंक यू। लेकिन वो माँ है ही नहीं उसकी, कैसे समझो? उसकी सास ही है, सास को सास ही समझना चाहिए। आयशा ने हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो? हाँ जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मा मुबारक। आपको भी आयशा जी जुम्मा मुबारक हो। हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी ना सिस्टर है वो फीड करवा रही थी तो उनके ब्रेस्ट में ना गिल्टी बन गई। अच्छा। तो वो पेन भी बहुत करती है, बाजू काट यानी कि पेन करती है हर रोज नहीं। अच्छा। और बुखार भी साथ हो जाता है। उसकी ब्रेस्ट सर्जन है लेडी डॉक्टर, उनको भी चेकअप करवाया है। ठीक हो गया? तो वो अल्ट्रासाउंड भी करवाया है तो वो कह रहे कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। आयशा जी अगली आवाज डॉक्टर हूर की सुनेंगी, हो सकता है जल्दी से आपसे कुछ सवाल करेंगी ताकि आपको जवाब दे सके। डॉक्टर को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अच्छा आप मुझे बताएंगे कि उन्होंने क्या ट्रीटमेंट एडवाइस की है? बस वो मेंटेन वो दे देते हैं, मेडिसिन दे देते हैं, साथ पैनाडोल एक्स्ट्रा दे देते हैं बुखार के लिए। ठीक है। 2-3 डॉक्टर्स को उन्होंने चेकअप करवाया, वो कहते हैं कोई मसला नहीं है, अल्ट्रासाउंड भी करवाया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आयशा जी। आप बताएंगी कोई टेस्ट वगैरह आप एडवाइस करें? अच्छा आयशा जी, ये मैं एक रॉ इंसान हूँ लेकिन मैंने जितना कैंसर के हवाले से पढ़ा है, जो भी गिल्टी दर्द करती है इसका मतलब है कि वो कैंसर की गिल्टी नहीं है, क्योंकि कैंसर एक खामोश बीमारी है। उसकी गिल्टी तब तक दर्द करना शुरू नहीं करती जब तक वो काबू से बाहर ना निकल जाए। तो ये एक खुशी की बात है आपके लिए कि वो गिल्टी दर्द कर रही है, इसका मतलब है कि वो कैंसरियस नहीं है। वैसे डॉक्टर साहब आपको बताएंगे इसके हवाले से। डॉक्टर साहब कुछ और आप एडवाइस
एडवाइस करना चाहें तो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो उन्होंने हिस्ट्री दी है उसके अकॉर्डिंगली यही है कि पेशेंट जो मदर हैं वो ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं, उसके बाद उनको एक गिल्टी फील हुई है। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में बहुत कॉमन होता है कि अगर उनको साथ में फीवर हो रहा है, दर्द हो रहा है गिल्टी में, तो दैट क्योंकि वो एक ज़रा आप बैरियर एक ब्रेक कर रहे हो तो उसमें देयर इज़ अ चांस कि ब्रेस्ट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। तो उसको हम अपनी ज़ुबान में ब्रेस्ट एब्सेस या मेस्टाइटिस, ये डिफरेंट उसके टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। अगर वो ब्रेस्ट सर्जन के पास गई हैं, उन्होंने प्रॉपर अल्ट्रासाउंड करवाया है और अगर उन्होंने एडवाइस किया है कि दिस इज़ अ हार्मलेस या बेज़रर किस्म की गिल्टी है, वो अक्सर दूध की गिल्टियाँ बन जाती हैं जो टाइम के साथ साथ ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो टाइम के साथ खुद ही रिजॉल्व होती जाती हैं। तो अगर फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है तो एज आई सेड अर्लियर कि गेट अ सेकंड ओपिनियन। अगर आपको अभी भी वो है कि मैंने अपना इलाज करवाना है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही इस डॉक्टर से, तो आप किसी और डॉक्टर के पास चले जाएं, आप अपना दोबारा से टेस्ट करवा लें। और लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये होगा कि आप उस ट्रीटमेंट को लेके चलें प्रॉपरली जैसे आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है। अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रोग्रेस नहीं नजर आती फिर गो फॉर इट। इससे पहले हम ब्रेक पे जाए, जल्दी से आरजू की बहन को हैप्पी बर्थडे कहते हैं जी। हैप्पी बर्थडे टू हुरैन। हुरिया आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा आसानियां करे, अल्लाह करे आपके लिए बहुत चीजें अच्छी गुजरे। अपना ख्याल रखिए। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। लास्ट हमारे पास कुछ मिनट्स हैं। डॉक्टर साहिबा से हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसी बातें पूछ लें जिससे जेनेरिक लोगों को जो है वो फ़ायदा हो सके। डॉक्टर साहिबा, हुमायूं ने एक बात पूछी थी जिसमें उन्होंने बच्चों के हवाले से जिक्र किया था कि जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं और खुदा न खास्ता आपको डायग्नोज नहीं है लेकिन कैंसर है, तो क्या बच्चे को कोई नुकसान पहुँच सकता है खुदा न खास्ता या नहीं? ऐसा नहीं हो नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। हाँ, अगर वो आपकी बेटी है तो फिर आपको ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा लेटर ऑन लाइफ में कि आपने उसकी रेगुलर टेस्टिंग्स और रेगुलर चेकअप्स करवाने हैं, लेकिन एज सच ब्रेस्ट फीडिंग से डायरेक्ट कैंसर स्प्रेड नहीं होगा बच्चे। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहिबा ये बताएं, क्या इससे, क्योंकि जो शादी से पहले कुछ मैं जानता हूँ लोगों को, उन्हें पता चला कि जिससे उसकी शादी होने वाली है उसे ब्रेस्ट कैंसर तशखीस हुई है, इससे बहुत बड़ी क्यास सराइयाँ लोग शुरू कर देते हैं कि ये बच्ची औरत माँ नहीं बन सकेगी, इसके लिए बहुत इशू होगा, इसके आगे जाके लाइफ में बड़ा मसाइल होंगे। क्या ब्रेस्ट कैंसर लीड्स टू एनी अदर बीमारी एज वेल? क्या इससे ख़वातीन के अंदर कोई मसला भी पैदा हो सकता है? अच्छा, इसमें यह है कि कुछ सॉर्ट ऑफ ऐसी जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, अगर उसके साथ ब्रेस्ट कैंसर हो तो दैट कैन लीड टू ओवेरियन कैंसर एज वेल, लेकिन दैट इज़ रेयर। और उसमें फिर ये कि आप अपनी रेगुलर अगर जेनेटिक टेस्टिंग करवाएं तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि मुझे ये चांस है इस कैंसर का या नहीं, तो दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन। और उसमें ये कि अगर ऐसी फीमेल्स जिनको शक है कि मेरी मैरिड लाइफ या बाद में मुझे फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई इश्यूज होंगे तो वो पहले से अपनी जेनेटिक टेस्टिंग करवा सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया। जैसे हलीमा ने आपको ब्रेक में कहा, बहुत अच्छा बोलती हैं और आपने हमें बहुत सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में समझाई हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और हलीमा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग द ग्रेट को होस्ट। ज़ैनब, बहुत शुक्रिया 3-4 बादाम खा के रहने के लिए। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को। अपना आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरे, एंजॉय करें, अपनों के साथ वक्त गुजारें, क्योंकि यही वक्त है, क्या पता कल हो ना हो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।